डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फेरस अयस्क से लोहे के अयस्क से लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3। तो इसके द्वारा लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। इसके धातु क्रम को हम निम्न पदों में संपन्न करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अयस्क का चूर्णीकरण। चूर्णीकरण करने के लिए क्रैशर की सहायता से इसको चूर्णीकरण करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं और फिर इस अयस्क का हम करते हैं सांद्रण। तो यह जो अयस्क है उसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण करने के पश्चात हम सांद्रित अयस्क को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो इस क्रिया को भर्जन कहा जाता है। तो लोहे के सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसका पहले निस्तापन कराते हैं और निस्तापन में जो इसमें अशुद्धियाँ या नमी या कार्बोनेट की अशुद्धि होती है वो इसमें से दूर हो जाती है। और इसके बाद इसको वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में इसका भर्जन कराते हैं। भर्जन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल लिया जाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन अगले चरण में करते हैं। इसमें अपचयन में धातु जो होती है वो प्रज्वलित हो जाती है, मतलब इसको गलाया जाता है। इसको गलाने के लिए वात्या भट्ठी का प्रयोग करते हैं। वात्या भट्ठी में जो लोहे की धातु ऑक्साइड होते हैं उनको कोक और गालक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो अगलनीय गालक पदार्थ वे होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गला करके उनको जो है दूर कर देते हैं। तो इसमें गालक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। इसे वात्या भट्ठी में ऊपर से गिराया जाता है और इस क्रिया में धातु ऑक्साइड जो होती है वो धातु में अपचयित हो जाती है। प्रगलन की क्रिया संपन्न कराने के लिए वात्या भट्ठी की ज़रूरत पड़ती है। तो वात्या भट्ठी स्टील की बनी होती है। इसमें अग्निशाह ईंटों का अस्तर लगा होता है। इस भट्ठी की ऊंचाई 30 मीटर होती है और इसका व्यास 6 से 8 मीटर तक होता है। इस भट्ठी में जो घान डाला जाता है जिसे चार्ज कहते हैं, उसको डालने के लिए ऊपर की ओर एक कप कोन की व्यवस्था होती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। इस कप कोन में घान को डाला जाता है। इस व्यवस्था में जो गैसें होती हैं वो व्यर्थ गैसें बाहर निकाल दी जाती हैं, जिनका जो है निकास द्वार अलग होता है। इस भट्ठी के नीचे के भाग में एक टूयर लगा होता है। टूयर के द्वारा गर्म हवा को इसमें प्रवाहित करते हैं और भट्ठी के तल में गलित धातु को धातु मल से पृथक करने की व्यवस्था होती है। इस भट्ठी में ऊपर से डाले जाने वाले घान को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। उसका संगठन निम्न प्रकार होता है। भर्जित एवं निस्तापित जो धातु ऑक्साइड होता है उसको 8 भाग लेते हैं और कोक 4 भाग, चूना पत्थर 1 भाग लिया जाता है। इस घान को भट्ठी में डालने पर भट्ठी के अलग अलग खंडों में अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला इसका खंड है अपचयन खंड, जिसका ताप 673 से 973 केल्विन तक होता है। तो अपचयन खंड की इस खंड में हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके Fe3O4 और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके FeO फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से पुनः क्रिया करता है जो FeO फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इस भाग में जो प्राप्त लोहा होता है वह ठोस और सरंध्रमय होता है, जिसे स्पंजी लोहा भी कह सकते हैं। दूसरा खंड इसका है केंद्रीय खंड या ऊष्मा शोषण खंड। इसे धातुमल खंड भी कहते हैं। इस खंड में जो गालक होता है वह पदार्थ जो CaCO3 इसमें मिलाया जाता है उससे विघटित होकर CaO बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड।
और यह कैल्शियम ऑक्साइड लोहे में उपस्थित जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे सिलिका एक प्रकार की अगलनीय अशुद्धि है, उससे क्रिया करके धातुमल बना लेता है। और इस भाग में FeO फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो फेरस यानी लोहा Fe में अपचयित हो जाता है। तो इसकी रिएक्शंस क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड देगा, और कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका अगलनीय अशुद्ध से क्रिया करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर गालक का कार्य कर रहा है, जो CaSiO3 अर्थात कैल्शियम सिलिकेट धातुमल के रूप में बनेगा। और FeO और कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्रिया करके लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, अर्थात Fe में अपचयित हो जाएंगे। इसके बाद आता है संगलन खंड, जिसका ताप होता है 1373 से 1573 केल्विन। इस भाग में जो अपचयित लोहा होता है वो गलित अवस्था में आ जाता है, और इस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। तो CO2 + C गिव्स आउट CO, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। चौथा खंड है दहन खंड। इस खंड का ताप 1773 से 2173 केल्विन तक होता है। यह भट्टी के सबसे नीचे का भाग होता है। इस भाग का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, और इस भाग में ईंधन जलाया जाता है। ईंधन जलाए जाने के कारण इस भाग का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो इस खंड में जो ईंधन जलता है उसकी रिएक्शन है C + O2 गिव्स आउट CO2, और FeO कार्बन से यहाँ पर रिएक्ट करेगा और फेरस Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। तो यह जितनी भी क्रियाएं हैं इनमें गलित धातु एवं धातुमल भट्टी के पेंदे में गिरते रहते हैं। धातुमल बहुत हल्का होता है, जिसके कारण यह ऊपर तैरता रहता है, और जितनी भी गली हुई धातु होती है वो नीचे रह जाती है। इस गली धातु को धातुमल से अलग कर लिया जाता है, और इस प्रकार जो गलित धातु होती है उसको कच्चा लोहा कहा जाता है। कच्चा लोहा अर्थात पिग आयरन क्या होता है? तो वात्या भट्टी से जो प्राप्त होने वाला गलित लोहा है उसे ही कच्चा लोहा कहा जाएगा। इसमें 4% कार्बन होता है, और थोड़ी मात्रा में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज की अगलनीय अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आता है ढलवा लोहा। यह जो लोहा होता है कठोर होता है, भंगुर होता है। कठोर और भंगुर दोनों प्रकार का होता है, अर्थात ये आसानी से टूट सकता है, इसमें जंग नहीं लगती है। और इस लोहे में 3% कार्बन होता है, और इस लोहे को कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए गर्म पिघले हुए कच्चे लोहे को रेत के सांचों में डाल करके ठंडा किया जाता है। यदि इस लोहे को तेज़ी से ठंडा किया जाए तो इसमें जितनी उपस्थित कार्बन होगा वो सीमेंटाइट Fe3C के रूप में विद्यमान होगा, और सफ़ेद ढलवा लोहा इससे बन जाएगा। यदि इस लोहे को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो इसमें उपस्थित कार्बन जो होगा वो ग्रेफाइट के रूप में विद्यमान होता है। इसे भूरा ढलवा लोहा कहा जाता है। इसके बाद आता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है सबसे ज़्यादा शुद्धतम रूप है लोहे का, और इसमें 0.2 से 0.5% तक कार्बन होता है। इस लोहे का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, और इसे ढलवे लोहे से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगली विधि है पिटवा लोहा प्राप्त करने की विधि। इसके लिए ढलवा लोहा जो होता है उसमें गालक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और इसमें हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई एक परावर्तनी भट्ठी होती है जिसमें इसको तेज गर्म किया जाता है। इससे अशुद्ध के रूप में उपस्थित कार्बन हेमेटाइट से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में वाष्पीकृत हो जाता है, तथा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अगलनीय अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड बनाकर पदार्थ से क्रिया करके धातुमल बना लेती हैं, और इस प्रकार धातुमल को पृथक करके लोहा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त लोहे के गोले बनाकर उन्हें वाष्प चालित हथौड़े से पीटा जाता है, और इससे शेष बचा अशुद्धियाँ भी जितनी होती हैं वो पृथक हो जाती हैं, जिसे पिटवा लोहा कहते हैं। इसके बाद आता है स्टील। तो स्टील कैसे बनाई जाती है? स्टील में
कितने प्रतिशत में क्या होता है इसको देखते हैं। इस लोहे में कार्बन की मात्रा 0.15 से लेकर के 1.5% तक होती है, जो ढलवा लोहे से 2 से 3% व पिटवा लोहा से 0.2 से 0.5% में उपस्थित कार्बन की मात्रा के मध्य होती है। लोहे के गलनांक का बढ़ता क्रम क्या है इसको देख लेते हैं। कच्चा लोहा, फिर ढलवा लोहा, इस्पात, फिर पिटवा लोहा। तो कच्चे लोहे का गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, फिर ढलवे लोहे का उच्च होता है, फिर इस्पात का उससे ज़्यादा उच्च होता है और पिटवे लोहे का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक होने पर गलनांक कम हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।